प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको सूर्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आगे मैं आपको सूर्य से कुछ विशिष्ट भावों की जानकारी देने वाला हूं और वो जानकारी मैं आपको प्रदान करूं उससे पूर्व आज मैं आपको सूर्य के विषय में कुछ जानकारी देने वाला हूं। वैसे तो सूर्य ग्रह पर या अन्य ग्रहों पर हमारी चर्चा पूर्व में भी हो चुकी है, लेकिन आज सूर्य से जुड़े कुछ विशिष्ट सूत्र मैं आपको बताऊंगा। सूर्य जिसे आत्म कारक माना गया है, नैसर्गिक रूप से हमारी आत्मा को दर्शाने वाला ग्रह माना गया है। इस सूर्य का प्रभाव जन्म कुंडली में बहुत ही विशिष्ट होता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो निश्चित रूप से यह सकारात्मक असर देने का काम करता है। लेकिन अच्छी स्थिति का अर्थ ये नहीं कि वो लग्न कुंडली में तो आपको बलवान नजर आ रहा हो, ठीक नजर आ रहा हो, लेकिन नवमांश में उसकी स्थिति खराब हो रही हो। आवश्यकता की बात दोनों है कि लग्न में तो ठीक हो ही, लेकिन उससे जरूरी नवमांश में उसका प्रभाव अच्छा नजर आए। इसी से आपके जीवन में उस सूर्य का प्रभाव आपको पूरा मिल पाएगा। जैसे आप अपनी कुंडली में देखिए, पहले तो सूर्य बैठा कहाँ है। ये आप जानते हैं कि जन्म कुंडली के लग्न में, तृतीय भाव में, छठे भाव में, नवम, दशम और एकादश भाव में सूर्य को अच्छा माना गया है। इन भावों में स्थित होने पर सूर्य सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाता है और थोड़ा मजबूत भी होता है। थोड़ा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां जरूरी नहीं कि सूर्य यहां बैठा है तो मजबूत ही है या आपको शुभ ही परिणाम प्रदान करेगा। यहां पर देखने योग्य बात यह रहेगी कि सूर्य किस प्रकार की राशि में है, नवमांश में किस प्रकार की राशि और किस प्रकार के भाव में गया है। जैसे अगर मैं आपको एक जानकारी दूं तो अगर आपकी कुंडली में आपने देखा कि सूर्य लग्न कुंडली में शुभ स्थिति में, मित्र राशि में या बलवान स्थिति में विराजित है। बलवान में वो अपने मित्र की राशि में हो सकता है, अपनी उच्च राशि में हो सकता है या अच्छे भाव में हो सकता है। लेकिन आपने देखा कि नवमांश कुंडली में शुक्र या तो त्रिक भाव में चले गया या फिर जन्म कुंडली के त्रिक भाव में, जो आपकी लग्न कुंडली है उसके त्रिक भाव में जो राशि आ रही है उसमें वो सूर्य नवमांश में बैठा हो तो भी आपको नकारात्मक असर अपनी दशा और अंतरदशा में ये प्रदान करेगा। इसे थोड़ा एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी की कुंडली कर्क लग्न की है, ऐसा जनरल उदाहरण ले रहा हूं। अभी पूर्व में किसी दर्शक ने कहा कि आप अलग से कैसे उदाहरण ले रहे हैं, या कुछ जैसे अभी मैंने कर्क का लिया तो इसे कैसे उदाहरण ले रहे हो, आप शुरुआत से बताओ। तो अब देखो, सभी लग्न के लिए तो मैं अलग अलग उदाहरण ले नहीं सकता, एक जनरल आपको बता रहा हूं, आप अपनी कुंडली के अनुसार या किसी अन्य की कुंडली के अनुसार मिलाकर देखिएगा। मान लीजिए किसी की लग्न कुंडली कर्क लग्न की है और जो नवमांश कुंडली है वो धनु लग्न की है। इतना आप समझ गए। अब आपने देखा कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह, लग्न कुंडली में हम सूर्य की बात करें, हम सूर्य को लेकर चलते हैं। जो मैंने आपको राशि तुल्य नवमांश वाली पूर्व की वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपकी लग्न कुंडली में मान लीजिए सूर्य जो विराजित है वो कुंडली के दशम भाव में, कर्क लग्न के दशम भाव में सूर्य विराजित है। किस तरह की राशि में विराजित है, वो अपनी उच्च राशि में, मेष राशि आती है कर्क लग्न के दशम भाव में, उस राशि में विराजित है। यही बात आपने नवमांश में चेक करी। नवमांश चूंकि धनु लग्न का था और आपने देखा नवमांश कुंडली के लग्न में ही सूर्य विराजित है, धनु राशि में सूर्य विराजित है। अब आप प्रसन्न हो गए कि चलो ये अच्छी बात है कि आपकी कर्क लग्न की कुंडली में उच्च राशि में सूर्य और नवमांश में भी लग्न में सूर्य, दोनों ही अवस्था सूर्य की तो अच्छी हो गई। लेकिन जब आपको सूर्य की दशा लगी तो आपने देखा कि आपको बहुत सारे रोग या परेशानी या कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आने लग गई। आपके मन में संशय हुआ कि आखिर उच्च राशि का मजबूत सूर्य ने कैसे खराब प्रभाव दिया। तो यहां पर एक बात आप देख पाएंगे कि जो धनु राशि है, कर्क लग्न के अंदर धनु राशि कुंडली के छठे भाव में आती है। तो छठे भाव के अंदर सूर्य का नवमांश में बैठे होना, छठे भाव के नवमांश में सूर्य का स्थित होना
सूर्य को छठे भाव के फल देने के लिए बाध्य कर देगा। इसीलिए जब ऐसे जातक को सूर्य की अंतरदशा या महादशा लगेंगी तो छठे भाव के फल मिलेंगे, रोग का प्रभाव मिले। छठा भाव सप्तम से 12वां होता है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी का प्रभाव मिले, या फिर ऐसे व्यक्ति को, चूंकि आपका व्यापार होता है सप्तम भाव, तो व्यापार में हानि का प्रभाव आ सकता है। हाँ, नौकरी के लिए फिर भी ठीक बोल सकते हो, लेकिन छठा भाव शत्रुओं का, विरोधियों का, कर्जों का होता है, तो ऐसी सब स्थिति में वृद्धि होती नजर आए, ये अधिक संभव है। इसीलिए आप सूर्य का विचार कर रहे हैं कि मजबूत है या कमजोर, तो ये बात अवश्य देखें कि लग्न कुंडली में त्रिक भावों में तो नहीं है, या नवमांश में लग्न कुंडली में जो त्रिक भाव आते हैं उस राशि में तो नहीं है। इतना आप विचार करेंगे। अगर इन दो पैरामीटर पर आपका सूर्य सही निकलता है तो समझिए सूर्य में थोड़ा बल तो अच्छा है। फिर एक और बात आपको समझना है कि वैसे तो सूर्य की जब हम कुंडली बना लेंगे तो वो आपकी, आप जानते हैं सुदर्शन चक्र की जो कुंडली होती है उसमें आपकी लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली तीनों का एक साथ एक चार्ट बना होता है, जिसमें तीनों का एक साथ अध्ययन होता है। क्योंकि लग्न कुंडली से मतलब आपकी शारीरिक स्थिति के आधार पर, फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर क्या प्रभाव आपके जीवन पर आ रहा है। चंद्र कुंडली यानी आपकी मानसिक स्थिति पर आपके ग्रह अवस्था आपको कैसा प्रभाव दे रहे हैं, और सूर्य कुंडली की आपकी आत्मा के लेवल पर आपके ग्रहों का प्रभाव आपको क्या स्थिति प्रदान कर रहा है। तो ये स्थिति सुदर्शन चक्र में देखी जाती है। जब आप अपनी सूर्य कुंडली बनाएंगे, यानी आप अपने लग्न में सूर्य को विराजित करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि वहां से जैसे जैसे ग्रह जाएंगे, ये भी एक प्रकार से आपके अधूरे कर्मों को दर्शाने का काम करेंगे। सूर्य आत्मा है, आत्मा से ग्रहों का कनेक्शन आपके अधूरे कर्मों को बढ़ावा देता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं आगे आपको सूर्य से अलग अलग भाव की जानकारी देने वाला हूं, तो ये बताएगा आपको कि आपके पूर्व के लिए किस तरह के अधूरे कर्मों को आप छोड़ करके आए हैं। वैसे तो कई एक ज्योतिषीय ग्रंथों में आप ये भी देख पाएंगे कि सूर्य जहां स्थित होता है, जन्म कुंडली, लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं मैं, लग्न कुंडली में सूर्य जहां स्थित होता है उसे भी वो भाव माना गया है जिसे आप, वो कार्य बताया गया है जिसे आप करते हुए छोड़ कर आए हैं। जिसे आपके पंचम में सूर्य हो तो ये बोल सकते हैं कि आप कुछ शिक्षा ग्रहण करते करते आपका मतलब आपने देह त्यागा हो, या पंचम में है तो संतान से आपका लगाव रहा हो, या संतान से जुड़ी कोई स्थिति बोल सकते हैं। क्योंकि पंचम भाव से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं उनमें से आपके जीवन पर कोई प्रभाव आपको मिला और वो आप कर रहे थे कार्य, उसे आप अधूरा छोड़कर आप नए इस जीवन में आए हैं। इसीलिए आपको पंचम में सूर्य मिला, इसीलिए आपको वो कार्य अब इस जीवन में दोहराना पड़ेगा, इस जीवन में उसे पूरा करना पड़ेगा। यही बात आप चाहो तो सूर्य जिस राशि में बैठा हो, कोई 1 से लेकर 12 की राशि होंगी कोई ना कोई, उस राशि पर भी विचार कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि सूर्य आपकी कुंडली में मकर राशि में है। अब मकर राशि काल पुरुष की दशम भाव की राशि है। ऐसी स्थिति में आप ये देख पाएंगे कि आपके कर्म में, आपके कार्य क्षेत्र में आपके कुछ न कुछ कर्म अधूरे रह गए थे, और वो कर्मों को पूरा करने के लिए आपने जन्म लिया है। फिर वो जिस भाव में आ जाए उस भाव से जुड़े कर्म अधूरे रह गए थे, ऐसा आपको समझना चाहिए। जैसा मैंने पंचम का उदाहरण दिया, मान लीजिए पंचम में मकर राशि है, अब मकर राशि में सूर्य है, तो ये दर्शाता है कि संतान से जुड़े कर्म आपके अधूरे थे, वो आप करने के लिए आए हैं। आपके जो पास के जान पहचान के लोग थे उनके कुछ अधूरे कर्म आपको पूरे करने थे, आप वो करने आए हैं। आपको अच्छा मान सम्मान अर्जित करना था, आप उसके लिए प्रयास कर रहे थे, वो पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए इस जन्म में आपका जन्म हुआ है पुनः। ये सब बातें आप जोड़कर अपनी कुंडली के आधार पर देख सकते हैं। बाकी जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि सूर्य जो है ये आत्मा का प्रमुख प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए सूर्य कुंडली यानी सूर्य को लग्न में ले लेंगे और बाकी सभी ग्रहों को जैसे आपकी कुंडली में बैठे हैं उसी प्रकार घुमा देंगे, तो आप ये देख पाएंगे कि आपकी सूर्य कुंडली के अंदर जो ग्रह जिस तरह से बैठे होंगे, अगर शुभ प्रभाव नजर आए तो ये समझिए आपने अच्छे कार्य पूर्व जन्म में किए हैं। अगर सूर्य से आपने सूर्य कुंडली बनाया, आपने देखा कि बहुत ज्यादा ग्रहों की स्थिति खराब हो गई, परेशानी वाली हो गई, तो यह दर्शाता है कि कुछ न कुछ अशुभ कृत्य आपके द्वारा हुए हैं, जिनका भुगतान, जिनको पूरा करने के लिए, जिनसे उस अधूरे कर्मों से बाहर निकलने के लिए आपका जन्म हुआ, यह आपको समझना चाहिए। सूर्य जो है चूंकि आत्मकारक है, तो इसका प्रभाव जितना अच्छा होगा उतना अधिक आपकी आत्मा को पवित्र करेगा और उतना अधिक आपको नैतिक मूल्यों को पूरा कराता रहेगा। आप उतने नैतिक रहेंगे, उतना
सही तरीके से आप काम करेंगे। जिनके सूर्य खराब होते हैं ना, वो बिल्कुल ये ध्यान नहीं देते कि उन्हें क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो केवल अपना हित साधने का प्रयास करते हैं। इसीलिए फिर जिन्हें आप जैसे कुछ कुंडलियों में योग के बारे में कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को सरकार से भय रहता है, राजा से भय रहता है, शासन प्रशासन से भय रहता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य उसमें ऐसी स्थिति में होता है जो परेशानी देने वाला प्रभाव, जैसे 12वें का सूर्य। अब 12वें के सूर्य को एक सबसे कमजोर स्थिति सूर्य की मानी जाती है। अब यहां सूर्य है तो अगर व्यक्ति ऐसे कोई कार्य भी करने लग जाए जो अनुचित हो, स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के लिए व्यक्ति सोच रहा है कि मैंने अच्छा काम किया, ये तो अच्छा ही है, इसमें क्या खराबी है, अन्य के दृष्टिकोण में देखने पर काम गलत नजर आता हो, तो ये समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है यूं भी कि जीवन में ऐसे व्यक्ति को सरकार से भय रहेगा, पिता से कम बनेगी, यानी सूर्य के जो कारक तत्व वाली स्थिति है वो बिगड़ेगी। ये बात आप जानते हैं। इसीलिए आपको कहने की बात यह है कि सूर्य ही दर्शाता है कि व्यक्ति कितना मोरल है, कितना नैतिक है, कितना अच्छी तरीके से काम करने वाला है। तो इसीलिए सूर्य पर गौर अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा जब आप सूर्य की बात कर ही रहे हैं, तो सूर्य को भी एक पापक ग्रह की श्रेणी में, पापक तो कहना उचित नहीं होगा, क्रूर ग्रह की श्रेणी में लिया गया है। क्रूर आप जानते हैं क्यों इसे कहा गया है? क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा इसे माना गया है। अब मान लीजिए कोई राजा ऐसा हो जो कि बिना किसी, अगर कोई उसका बुरा कर रहा है तो उसका भी कुछ नहीं बोल रहा है उसे भी, और अपने जो भी कार्य है सही तरीके से नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए, राजा की बात करेंगे, आपके स्वयं के पिता की बात करेंगे, सूर्य सरकारी क्षेत्रों में मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छे पद पर कार्य कर रहा है, एक अच्छी ऊंची पोजीशन पर है, तो सूर्य दर्शा रहा है ऐसे व्यक्ति को। पुलिस में कोई व्यक्ति, उसको सूर्य दर्शा रहा है, अच्छी पोजीशन पर है, मजबूत सूर्य दर्शा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि वो व्यक्ति अपना कार्य पूरा करवाने के लिए, अपने जिम्मेदारियों को निर्वहन पूरी तरीके से करने के लिए क्या करेगा? जो उसके नीचे अधीन में काम करते हैं उन पर दबाव बनाएगा। आपके पिता आपको सही मार्ग दिखाने के लिए डांटते हैं, फटकारते हैं, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सही दिशा से जुड़ जाए। और इसीलिए सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है। क्योंकि अगर हम एक दृष्टि में देखेंगे कि पुलिस वाला या कोई अन्य व्यक्ति या आपके पिता आपको सही मार्ग पर लाने के लिए अपनी ओर से आपको फटकार लगा रहे, कोई बाहर से देखेगा तो सोचेगा कि कैसा व्यक्ति है, अपने ही बच्चे को मार रहा है या फिर उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। तो लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य आपके भले के लिए है। लेकिन प्रथम दृष्टिया तो यही नजर आएगा आपको कि ये बुरा कर रहा है व्यक्ति, और इसीलिए इसे क्रूर ग्रह की श्रेणी में लिया गया है। अब चूंकि सूर्य गर्म ग्रह है, एक आग का गोला है, तो जहां बलवान अवस्था में आ जाएगा वहां पर यह सूर्य अग्नि उत्पन्न कर देगा। किसी के लग्न में सूर्य है, गुरु शनि की स्थिति कमजोर है, लग्न से संबंध नहीं हो, तो व्यक्ति का जो सर है बहुत गर्म रहता है। इसी कारण से इसे व्यक्ति के सर पर बालों की कमी हो जाती है, और कई बार व्यक्ति अधिक बाल झड़ते रहे और फिर सर पर बाल न रहे, यह भी देखने को मिलता है लग्न स्थित सूर्य के कारण। क्योंकि सूर्य में वो आग है और वो आग जलाने का काम करती है। सर पर होंगी तो सर को जलाने का काम करेंगी, जो सर पर मतलब बाल होंगे उन्हें कमजोर कर देंगे, उनकी पोजीशन को कमजोर कर देंगी। हाँ, सूर्य शनि गुरु जरूरी है, शनि गुरु बाल अच्छे प्रदान करते हैं, तो वो सही होंगे तो सही प्रदान कर देंगे, या उनका प्रभाव सूर्य पर होगा तो इतनी नकारात्मक स्थिति नहीं आएगी। लेकिन सूर्य मंगल दोनों गर्म ग्रह है, तो वो गर्म ग्रह प्रॉब्लम देते हैं। अब देखो, सूर्य लग्न में होगा तो हेल्थ को जलाने का काम करेगा, मजबूत होगा तो जैसे क्या होता है, अकेला सूर्य लग्न पर है, लग्न शादी भी थोड़ा इसी प्रकार का है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति एकदम दुबला पतला क्रशकाय शरीर वाला हो जाएगा। तो ये सूर्य करता है, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य ऊर्जा है, गर्मी है, तो गर्मी के कारण शरीर को दुबला पतला करता है, एकदम जला देता है एक प्रकार से। ये प्रभाव सूर्य का हुआ। ये किसी भाव में भी आप देखिए, जहां सूर्य होता है उसका प्रभाव उस भाव को जलाने का काम कर देता है। सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, एक ही दृष्टि है। ऐसी अवस्था में सूर्य अपने से 7वें में देखेगा, वहां भी कुछ गर्मी तो ले ही आता है। यानी आपने देखा लग्न में सूर्य है, सप्तम को देख रहा है, तो पत्नी के स्वास्थ्य में, पत्नी के स्वभाव में, आपसी तालमेल में ये सूर्य कमजोरी ला सकता है। अब आपने देखा कि सूर्य है कमजोर हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप देख पाएंगे कि ऐसी अवस्था में सूर्य आपको परेशानी दे सकता है। और फिर जब सूर्य पीड़ित होता है ना, तो ही व्यक्ति फिर ऐसी अवस्था में कई बार आ जाता है जिसके चलते उसे न चाहते हुए भी अन्य का बुरा सोचकर पहले अपना लाभ देखना पड़ता है, क्योंकि उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर कर देता है सूर्य। भले आप जानते हैं सूर्य धन का कारक नहीं है, लेकिन आप विश्वास मानिए,
जिनकी कुंडली में सूर्य अत्यधिक कमजोर होगा धन से वो पीड़ित रहेंगे। क्योंकि एक बात मुझे बताइए, सूर्य कारक होता है मान सम्मान का, तो व्यक्ति को मान सम्मान अगर मिलेगा तो एक जनरल है कि व्यक्ति ने अच्छे काम करे उससे मान सम्मान मिला, लेकिन आज के इस भौतिक युग में एक पक्ष ये भी है कि व्यक्ति के पास अच्छा धन होगा तो उसके जो रिश्तेदार उसे पहले पहचानते नहीं थे वो भी उसके पास आ जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में अगर धन हुआ तो धन कब होगा, जब व्यक्ति मतलब मान सम्मान कब बढ़ेगा, जब धन होगा। आज के भौतिक युग में कार्य के चलते हो सकता है वो दूसरा मैंडेटरी है, लेकिन पहले नंबर पर मैं रख रहा हूं कि व्यक्ति के पास धन है तो आजकल सब लोग उसका सम्मान करने लग जाएंगे कि हाँ कितना अच्छा है, गलत काम को भी उसका सही बताने लग जाएंगे क्योंकि उसके पास धन है, आवश्यकता पड़ने पर वो काम आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो सूर्य का असर है अगर कमजोर है तो धन की स्थिति कमजोर होगी कि मान सम्मान नहीं मिलेगा। ये बात भी यहां गौर करने योग्य है सूर्य से ही। इसीलिए आप जब भी अपनी कुंडली को देखें तो सबसे पहले आप उस पर सूर्य पर ध्यान दें कि आप जानते हैं जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह है जिसे बलवान रखना आवश्यक है, जिसे बलवान करके रखना शुभ प्रभावों को बढ़ाता है। इसीलिए किसी भी प्रकार से सूर्य की कमजोर अवस्था हो रही हो तो वो जिस राशि में है उसके अनुसार उपाय करके आप उसका सकारात्मक असर ले सकते हैं। मैंने उपाय से जुड़ी कुछ जानकारी आपको पूर्व में प्रदान करी है और बाकी तो मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर कोई ग्रह कमजोर हो, विशेषकर सूर्य कमजोर हो, तो आपको क्या लक्षण मिलेंगे, क्या उपाय करने चाहिए। आप नहीं देख पाए अगर तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो को देखें, उस उपाय को करें, शीघ्र ही अच्छा प्रभाव आपको प्राप्त हो जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। यह केवल मैंने आपको एक प्रकार से एक इंट्रोडक्शन दिया है आगे आने वाली वीडियो का, जिसमें सूर्य से अलग अलग भावों की जब चर्चा होगी तो इसी सूर्य का और विस्तार से प्रभाव मैं आपको बताते जाऊंगा। बाकी आज की वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट आप अवश्य से करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।